साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। बेहद स्वागत है साथियों। आज की इस कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और 9:15 से जो पर डे क्लास होती है, प्रतिदिन हमारी कक्षा होती है, वो कक्षा आयोजित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज का पहला प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। दरअसल यहां पर आपसे पूछा गया है कि पंचवटी प्रसंग नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए यहां पर पंचवटी और पंचवटी प्रसंग दो तरह की पंक्तियां और प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है पंचवटी और एक आता है पंचवटी प्रसंग। ये दो प्रश्न हैं अलग अलग, लेकिन ये काफी कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो जिसकी वजह से गलती हो जाती है। फटाफट जो लोग आए हुए हैं लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। जो लोग अभी अभी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आ जाएं और जवाब देना शुरू कर दे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने कमेंट में दिखना चाहिए। पहला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रसंग की बात की जाएगी तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मैथिली शरण गुप्त की बात की जाएगी तो वो क्या करेंगे? पंचवटी की बात करेंगे। तो यहां पर पंचवटी मैथिली शरण और ये निराला। ठीक है, क्या ये सही है? देखिए यहां पर आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो निराले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा प्रसंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रसंग बनाते हैं। कौन से? निराले लोग। तो ये आसानी से याद रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ, अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद अथवा मुक्तिबोध। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर एक कविता है, बांधो न नाव ठाव इस ठाव बंधु। बहुत ही प्यारी कविता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बता दें कि किसके द्वारा लिखी गई कविता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए, तो आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब आप सब दे रहे हैं। दरअसल ये पंक्ति किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, और उनकी कविता भी आप सब जानते हैं कि किस कविता में इस पंक्ति को कहते हैं। तो बांधो न ठाव, बांधो न नाव इस ठाव, तो ये किस कविता से लिया गया? अगर आप सब जाने तो ये भी बता दें। बांधो न इस नाव इस ठाव वाला कविता बता दें। चलिए, तो चलिए इस कविता पे थोड़ा सा देते हैं। दरअसल बांधो न नाव कविता जो है वो कहां पर लिखी गई है? तो डलमऊ के ऊपर लिखी गई है। डलमऊ कहां है? तो डलमऊ आप सब जानते होंगे कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां से गंगा मैया गुजरती हैं, और उस का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? तो डलमऊ नाम है। डलमऊ कहां पर स्थित है? तो कानपुर के बगल का जिला है। अब तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दें कि कहां पर है डलमऊ। चलिए नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं डलमऊ बता रहा हूं। तो डलमऊ के पास की जो जगह है वहीं पर निराला जी इस कविता को लिखते हैं। उस नदी के तट पर बैठकर कविता लिखते हैं। तो ये छायावादी कविता है, और तो कभी अगर आप गए वहां पर देखें तो बहुत ही
महत्वपूर्ण है। 1950 में इस कविता का प्रकाशन हुआ था और ये अर्चना उनका संकलन है। अर्चना अर्चना 1950 में यह कविता संकलित है। बांधो और चलिए, तो यहाँ नहीं, रायबरेली में नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अब रायबरेली में हो, लेकिन ये उस समय रायबरेली में नहीं था। तो बांधो न नाव इस ठाव 1950 में एक कविता लिखी जाती है। डलमऊ के पक्के घाट पर गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को याद करते हुए यह कविता लिखी है और नाविक को अपनी नाव उस जगह पर बांधने के लिए मना करते हैं जिस घाट पर उनकी पत्नी नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती थी। तो यहां पर यह कविता है, बहुत प्यारी कविता है। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि यार वहां पर उस नाव को मत बांधो जहां पर मेरी पत्नी स्नान करती थी, उस जगह को छोड़ दो, वहां पर तुम अपनी नाव को मत बांधो। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाम बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। निराला जी एक ऐसे कवि हैं छायावाद के। हाँ, एकदम सही जवाब है उन्नाव में। निराला जी ऐसे कवि हैं जिनके ऊपर या छायावाद के कई कवियों के ऊपर पलायनवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। पलायनवादी का मतलब यह है कि आपके ऊपर अगर दुख आए, आपके ऊपर अगर समस्याएं आए, तो उन समस्याओं से आप खुद को बचाकर उल्टे तरफ चलने लगे, भाग जाएं, मुख्य धारा को छोड़कर जब आप भाग निकलें तो उसे पलायनवादी कहा गया। तो छायावाद के ऊपर एक आरोप भी लगता है पलायनवादी होने का। ठीक है, पलायनवादी। तो जरूर इसको याद रखिएगा कि किस काल के कवियों के ऊपर पलायनवादी होने का आरोप लगाया गया, किस काल के कवियों में पलायनवादिता दिखाई देती है। इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आप जवाब देंगे छायावाद में। ठीक है, तो यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला के अर्चना से यह कविता ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है यह। और यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? चलिए फटाफट बताइए, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो यहां पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। सुजान हित, सुजान चरित, सुजान बोध। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चरित की बात कौन करेगा, सुजान के चरित की बात कौन करेगा, ये अगर आप याद रखेंगे तो ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सुजान के चरित की बात करते हैं, कौन करते हैं? रीतिकाल के सूदन नामक कवि। ठीक है, सुजान हित किसकी रचना है? ये घनानंद की रचना है, जिसमें 507 पद हैं। कितने पद हैं? 507 पद हैं। तो गहनानंद जो है वो हित की बात करते हैं और जिसमें सुजान के प्रेम रूप विरह आदि का वर्णन हुआ है। दरअसल आज का प्रश्न आपके लिए यह है साथियों कि सुजान शब्द का अर्थ क्या है, और रीतिकाल में और बहुत बार आप देखेंगे तो भक्तिकाल में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सुजान शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सब कमेंट करके हमको बताएंगे सुजान शब्द का अर्थ क्या है, तो बताइए। सुजान शब्द, चलिए, दरअसल सुजान शब्द के बाद के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है समझदार, सयाना, समझदार, सयाना, कुशल,
पति या प्रेमी परमात्मा। एक ऐसा शब्द है ये कि जिसका जो मन हुआ, जिसको टारगेट करके, जिसको ध्येय बना के जिसने चाहा कविता लिख दी, तो सुजान शब्द में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां आप याद आसानी से कर सकते हैं कि सुजान का पूछा जा सकता है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ सुजान नहीं है, तो समझदार, सयाना, कुशल, पतिया प्रेमी और परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। बताइए, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? देखिए, हम एक चीज आपको बताएं, अगर कहीं मानवतावाद आपको दिखती है, क्या दिखता है? मानवतावाद अगर कहीं भी दिखे आपको पंक्तियों में, तो आप अगर तुक्का लगा रहे हैं, तो वहां तुक्का लगाते समय किसको याद रखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी हैं। नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी हैं, छायावाद में रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को लेकर जितनी भी आलोचनाएं गढ़ी उसका इन्होंने जवाब दिया है। नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रसवादी आलोचक हैं। ठीक है, तो ये एकदम से फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी है, तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर होगा। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। लाइक सब लोग जरूर कर दिया करिए जैसे आइए। चलिए, देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, यह प्रश्न क्या कहता है, दरअसल जो रस है, रस, रस कौन सा? रस वह है कि जिसको आप अनुभूत कर सकें। ये एक ऐसा रस है जिसको आप रसना से नहीं महसूस कर सकते। बाकी सारे रस हैं, उनको आप कहां से महसूस कर सकते हैं? रसना से महसूस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये मैगी आप खा रहे हैं, ठीक है, ये मैगी थोड़ा गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं खाई जाती। ये देखिए, अब इसका आप जो है रसास्वादन जिह्वा से कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, ये कॉफी है, वाह, बहुत अच्छी कॉफी बनी है। इसका रसास्वादन आप कहां से कर सकते हैं? जिह्वा से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक चुटकुला शेयर किया, मैंने आपसे कोई बात बताई, तो उसका रसास्वादन आप जिह्वा से नहीं कर सकते। उसका रसास्वादन आप कहां करेंगे? तो प्रश्न भी यहीं पर पूछा जाता है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में कौन अवस्थित है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो इसमें सभी वाद अगर हम नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। दरअसल यहां पर राइट आंसर होगा साथियों अनुमानवाद। क्या होगा? अनुमानवाद। महिम भट्ट क्या करते हैं? तो जिसकी महिमा होती है वो अनुमान लगाता है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा याद करा दूं, जीवन में कभी नहीं गलत होगा। दरअसल एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, इस तरह से नदी के किनारे किनारे जा रहा है। नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है बड़ा दलदली होता है या फिसलन वाला होता है। तो एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, वो जा रहा है, बहुत महिमावान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? महिमावान व्यक्ति है लेकिन वो भट्ट से गिर सकता है। कहां गिर सकता है? कहां गिर सकता है? इस नदी के किनारे वाले हिस्से में वो भट्ट से गिर सकता है। इसलिए साथियों क्या करता है, अनुमान लगा लेता है कि यहां पर थोड़ा ठीक से चलना है। तो वो ठीक से चलता है और अनुमान लगाकर वो यहां पर बहुत आसानी से पहुंच जाता है और गिरता नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमानवाद है। याद रहेगा? ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमानवाद है। अब अनुमानवाद वास्तव में है क्या और अनुमानवाद कहता क्या है, अब ये देखना है कि ये क्या कहता है कि नट में रस की स्थिति नहीं है पर उसमें यह अनुमान कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कहता है? नट में रस की अवस्थिति
नहीं होती, अनुमान कर लिया जाता है, अनुमान कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैं आपसे बताता हूं कि जैसे अरुण गोविल जी हैं, तो अरुण गोविल जी जो रामचरितमानस में राम बनते हैं, यानी कि जो रामायण आता था तो उसमें वो राम बनते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें हमारी निगाहें बचपन से उनको राम के रूप में देखते देखते इतनी फब गई, इतना उनको राम के रूप में स्वीकार कर लिया कि अब कोई दूसरा व्यक्ति राम बनता है तो उनको हम राम नहीं मान पाते। अर्थात तो यही कहना है कि नट में वो क्या है, एक नट है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, वो नट हैं। तो नट में रस की अवस्थिति जो होती है वो नहीं होती, यानी कि मैं अगर राम बन जाऊं तो मेरे अंदर राम का रस नहीं होगा, लेकिन अनुमान कर लिया जाता है। कौन अनुमान करता है? जो दर्शक होता है, जो सहृदय होता है, हम आप क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं और उसी तरीके से भाव विभोर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरी दादी थी तो क्या करती थी, जैसे रामायण आता था तो वो खाना पीना एकदम छोड़ देती थी और बैठ जाती थी और हाथ ऐसे जोड़ लेती थी और जब तक आता था वो ऐसे बैठी रहती थी और रोने लगती थी, भाव विभोर हो जाती थी। और उस समय जैसे बाकी सारे लोग क्या करें कि चाय पी रहे हैं तो सबको चिल्लाने लगती थी कि तुम लोग चाय पी रहे हो, वहां पर राम जी कितने दुख में हैं, सीता मैया कितने दुख में हैं और तुम लोग चाय पी रहे हो। बहुत दुखी हो जाती थी और पूरे घर वालों को डांटती थी कि ये कार्यक्रम जब आए, जब ये घटना हो रही हो तो कोई खाएगा पिएगा नहीं। उस समय हम लोग क्या करते थे, चाय भी पीते रहते थे कि चलो यार चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं साथ में, रामचरितमानस रामायण आ रहा देख ले। लेकिन वो एकदम दुखी होती थी, कहती थी भगवान जब दुख में है, राम जब दुख में है, सीता मैया जब दुख में है, तो हम क्या करें, हम इस तरह से नहीं रह सकते, हम भी दुख ही मनाएंगे। तो वहां क्या होता था कि वो नट की अवस्थिति जो होती थी, नट में की अवस्थिति मतलब रस नहीं होता था, लेकिन वो जो पात्र होते थे उसमें वो अनुमान कर लिया जाता था। तो ये सिद्धांत जो दिया है अनुमानवाद, इस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आप सबको? अनुमानवाद सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दे फटाफट, फटाफट बता दीजिए, समझ में आ गया? चलिए, यहां पर एक और है जो सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यंजनावाद को विलायती उत्थान भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है आप लोग जानते हैं? चलिए, देखिए मेरा फेवरेट क्या है साथियों, मेरा फेवरेट क्या है, मैं काव्यशास्त्र बहुत मन से पढ़ाता हूं। मैं काव्यशास्त्र बहुत मन से पढ़ाता हूं, काव्यशास्त्र मेरा फेवरेट है। और मैं ये आप सबको कहता हूं कि यार काव्यशास्त्र मेरी क्लास में आप पढ़ लो, मतलब अलग से आपको काव्यशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर रटने की जरूरत नहीं है। काव्यशास्त्र रटने की चीज नहीं है, काव्यशास्त्र कभी भी रट नहीं सकते आप। काव्यशास्त्र को केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, और काव्यशास्त्र को अगर आप महसूस कर लेते हैं तो हमेशा ये याद रखता है। ठीक है, चलिए, अभिव्यंजनावाद क्या है? ये एक यूरोप का सिद्धांत था साहित्य में, और ये इटली के एक विचारक थे, बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है, कौन थे? क्रोचे, क्रोचे। ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी एलटी कोई भी परीक्षा हो, इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि अभिव्यंजनावाद नामक सिद्धांत किसका है। ठीक है, पूछा जाता है कि हिंदी में किस वाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा जाता है। ये कमेंट में क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे, ये कमेंट में आप लोग जवाब देंगे हमको कि किसे अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा जाता है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसको कहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अभिव्यंजनावाद जो है, इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विरूपित, जो अमूर्त नहीं है, अमूर्त, और नौ वस्तुवादी। ये 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। बस पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इतना ही हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, चंपू के 2 भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और कर्मभक। फटाफट बताइए, जितने लोग कमेंट कर सके जल्दी जल्दी बताइए।
यहां पर आपको बताना है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, चंपू के भेद। चलिए, चंपू किसे कहते हैं? चंपू क्या है कि गद्यम पद्यम काव्यम चंपुर्त्यभितये। साहित्य दर्पण में यह कहा गया कि साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों भामा, दंडी, वामन आदि ने कहा कि जो चंपू है वह गद्य पद्य मिश्रित होता है। और इनके भेदों की बात किया जाए कि चंपू के भेद कितने होते हैं, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। हिंदी में कौन कौन से चंपू लिखे गए हैं ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां ऑप्शन आ रहा है विरुद्ध और करम्भक। चलिए, क्या यह सही है? क्या यह सही है? देखिए, एकदम सही है। तो विरुद्ध और करम्भक ये क्या है? चंपू के प्रकार है। परीक्षाओं में कई बार ये पूछे गए हैं, विरुद्ध और करम्भक क्या है? ये प्रकार है। चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विरुद्ध में राजस्तुति की जाती है और करम्भक में विविध भाषाओं को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां विरुद्ध में क्या किया जाता है और करम्भक में क्या किया जाता है, ये आपको भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विरुद्ध में क्या किया जाता है साथियों? तो राजस्तुति, राजाओं की स्तुति कही जाती है और इसमें भाषा संबंधित चीजों को लिखा जाता है। तो ये भाषा से संबंधित होता है और ये राजस्तुति से संबंधित होता है, विरुद्ध और करम्भक, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास भू ये सत्वम, यह किसका कथन है? चलिए बताइए किसका कथन है। चलिए, यहां पर, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं एक ऐसे रचनाकार की जिनका नाम है वामन, जो कि एक काव्य शास्त्री है, रीत संप्रदाय के आचार्य हैं। और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। क्या कहा इन्होंने? रीति को काव्य की आत्मा कहा। और 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इनका समय माना जाता है। अलंकार शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, रीत सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार भी माने जाते हैं। इन्होंने उसकी रचना किया है। और तो यहां पर कुल कितने अध्याय हैं इनके ग्रंथ में? कितने अध्याय हैं? तो इनके ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं काव्यालंकार सूत्र में। और रीति को ये आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब यहां बात की जा रही है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसने कहा है? तो ये वामन जी ने ही कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वामन साहब। काशिका क्या है? फटाफट बताइए, काशिका क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि कृत वाक्य प्रदीय की टीका। काशिका क्या है? तो काशिका क्या है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। टीका का तात्पर्य क्या होता है? टीका का तात्पर्य क्या होता है? क्या किसी के मत्थे पर, ललाट पर कोई तिलक लगा देना वो टीका होता है? नहीं, टीका का अर्थ वह नहीं होता। टीका का अर्थ होता है कि जिसमें व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका है काशिका। चलिए, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया? नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप लोग देखते ही उत्तर दे देंगे। जैसे लोग कहते हैं देखते ही गोली मार देंगे, वैसे देखते ही उत्तर दे देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। कौन हो जाएंगे? गिरीश रस्तोगी साहब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या पारसी का? चलिए, चूलिका की बात करते हैं। चूलिका, दरअसल हम बात करते हैं संस्कृत से। कहां से शुरुआत करते हैं? हम संस्कृत से बात करते हैं। तो संस्कृत के दो भेद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वेदों के लिए वैदिक, तो उसको हम वैदिक कहते हैं, और लौकिक। ये दो मुख्य भेद हो जाते हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक के बाद इसमें हम आते हैं पाली पर,
पाली पे आते हैं प्राकृत पर, और प्राकृत के बाद साथियों हम आ जाते हैं अपभ्रंश पर। ठीक है, यहां तक की स्थिति हो जाती है। यहां पर चूलिका जो है एक प्रकार का प्राकृत है, यानी प्राली का जो गिरा हुआ रूप है वो क्या है, प्राकृत है। प्राकृत के भेदों की बात करें तो सौरसेनी, मागधी, पैसाची, महाराष्ट्री, चांडाली, ढक्की, शाबरी और अभ्रंश विभाषाएं हैं। भारत के नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र की बात करें, नाट्य शास्त्र में कितने प्राकृतों की चर्चा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल 7 प्राकृतों का वर्णन किया गया है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, अविन्नजा, प्राच्या, बहलीला और दाक्षिणात्य का वर्णन किया गया है भरत मुनि के काव्य नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? मुद्रा राक्षस के नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक नए प्रकार का तिलचट्टा है। जैसे जो तिल पे आपने कभी तिलचट्टा देखा है कि नहीं देखा, पहले आप ये बताइए। तिलचट्टा आपने देखा है? नहीं देखा है? देखा है कि नहीं तिलचट्टा कभी? तिलचट्टा देखा है? तिलचट्टा से कभी डरे भी होंगे ना? तो कैसा होता है तिलचट्टा? ठीक है, मैं बताता हूं। एक ऐसा प्राणी है जिससे फीमेल ज्यादा डरती हैं, रसोई में पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? काकरोच। मैंने कोई धारणा नहीं बताई, मजाक मजाक में कह दिया कि अधिकतर महिलाएं काकरोच से बहुत डरती हैं ना, कहती बोले मम्मा कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आ गया, मजाक में। तो काकरोच का मतलब क्या है कि वो क्या करती हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं, किससे डरती हैं? काकरोच से डरती हैं। ठीक है, और इनमें से जो 4 लोग हैं, इनमें से किससे महिला डरेगी? जो यौन कुंठित होगा, मानव मन की पाशिक प्रवृत्तियों से, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपूर्ता क्रूरता वाले व्यक्ति से, समाज व्यापी संतरास से, किससे महिलाएं डरेंगी? ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जो व्यक्ति क्या करता है, यौन कुंठित है, जो व्यक्ति यौन कुंठित है उससे महिलाएं बहुत डरती हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, काकरोच से भी डरती हैं। तो यहां पर याद रखना होगा, तिलचट्टा का मतलब काकरोच हो गया, इससे याद रहेगा यौन कुंठाओं का प्रतीक है, यौन कुंठाओं का प्रतीक है। देखिए, महिला उस पुरुष को प्रेम करती है जो मतलब फ्रेशर न हो। अभी मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये सार्वजनिक अनुभव है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो चाहती है कि मतलब जो हर चीज को महत्व दे, एक्सपीरियंस्ड हो ना, तो ऐसा व्यक्ति न हो कि जो केवल यौन कुंठित हो। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो यही होगा, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का प्रतीक है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किया गया है? कलचुरी, कलचुरी की भी बात करना है, फटाफट बताइए। कलचुर राजवंश, फटाफट बताइए। जो नहीं डरता भाई, मैं तो उसको कहूंगा कि कोई बात नहीं, हमारे यहां उसके लिए एक और शब्दावली है जिस शब्दावली का मैं समर्थन नहीं करता। लोग क्या कहते हैं कि बहुत ये मर्दानी औरत है। तो मैं तो नहीं समझ पाता कि मर्द मतलब जो डर है वो केवल मर्द से ही जुड़ा हुआ शब्द है, स्त्री से तो मुझे नहीं समझ में आता कि मर्दानी औरत कैसा होता है। ये शब्द ही गलत है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मेरे लिए तो ये शब्द ही गलत है, ये पंक्तियां ही गलत है, ये गलत लिखा गया। इस तरह लिखा ही नहीं जा सकता कि खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी सा कोई शब्द नहीं है। किस ग्रंथ में कलचुर राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है? तो यहां एक रचना है कुवलय माला कथा। रचना का नाम क्या है? कुवलय माला कथा। चलिए फटाफट बताइए, कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा की बात करें तो यह, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है नीले कमलिनी की
माला। इसका तात्पर्य क्या होता है? नीले कमलिनी की माला। ठीक है। भारतीय साहित्य का असाधारण महान ग्रंथ है जिसकी रचना उद्योतन सूर ने 779 में की। इसमें जबालीपुर का वर्णन है, अर्थात जबालीपुर कहां है? जबालीपुर कहां है? जबाली जबालीपुर साथियों कहां है ये? राजस्थान। कहां पर है? तो राजस्थान की चर्चा की गई है और यह गुडाढ्य की बृहत कथा की तरह है। भारतीय कथा आख्यान परंपरा की रचना है और इसकी भाषा प्राकृत और यह चंपू शैली में रचित है। किसमें लिखी गई है? चंपू शैली में लिखी गई है। तो यहां पर राइट आंसर आप सब जान गए होंगे किसमें कलचुर राजवंश की सामंत की 7 नायिकाओं के इस नखसिक का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या संखिनी? बहुत तगड़ा प्रश्न है, जिसको कह सकते हैं मजबूत तरह का प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा वक्रनाली। वक्रनाली नहीं है। संत साहित्य में कई तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए। जो हमारा निःशुल्क टेलीग्राम है उस पे आप प्लीज जुड़ जाइए व्हाट्सएप करके, तो क्लास की नोटिफिकेशन वहां पर भेज दी जाती है। नंबर है 9628959237। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको निःशुल्क टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी क्लास को शेयर किया जाता है। ठीक है। अब होली की बात करें तो होली आने वाली है और होली के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेज में लगभग 90% तक की छूट दी जा रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं? टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं। टारगेट 2024 टारगेट टारगेट नौकरी इसको हम लोगों ने नाम रखा है कि 2024 में ही आपको नौकरी मिले। यह बैच है कि 2024 में जिस जिस चीज की नौकरी आपको मिल जाएगी उसके लिए हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट ईएमआरएस बीपीएससी 4.0 इन सब के बैचेस आपको मिल जाएंगे और ये सब होली पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लगभग 28 मार्च के करीब में और सब में 90% तक की छूट मिल रही है। केवल व्हाट्सएप कर लीजिए 9628959237 पर। तो यहां पर त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी इन सब का अर्थ है बंकनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ध्यान रखिएगा, रहस्य पुरुष का बिंब यहां पर किसमें नहीं है? तो यहां पर अगर हम मेरे सहचर मेरे मित्र, ठीक है, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार, यहां इनकी एक कविता है जो बहुत चर्चित है। यहां पर इस कविता का नाम है अंधेरे में। कविता का नाम क्या है? अंधेरे में है। और इसी कविता में मुक्तिबोध ने जो एक नई थ्योरी आई है हेक्स बोसान की, यानी कि बिग बिग बैंग थ्योरी, जिससे माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी। तो इसकी चर्चा भी की गई है, यानी कि जो सबसे छोटा कण होता है वो किस प्रकार से ब्रह्मांड के जन्म में अपना उत्तरदायित्व निभाता है, उत्तरदायी किस प्रकार से है, यह भी यहां पर रखना होगा। सर जी 12 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। 12वें प्रश्न का है कि कलचुरी राजवंश के किस सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किया गया है? इसकी तो हमने उत्तर दे दिया था। देखिए यहां पर अगर देखें तो एकदम सही आपने याद दिला दिया है। मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न है काफी विवादित रहा है। ये प्रश्न कैसा रहा है? बहुत विवादित रहा है। कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश की बात करें तो जिन्हें महिष्मति के कलचुरी के नाम से भी जाना जाता है, एक राजवंश था जिन्होंने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच पश्चिम में शासन किया और उन्हें उनके बाद के नामों से विशेषकर त्रिपुरी के कलचुरी से अलग करने की प्रारंभिक कलचुरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। ये कलचुरी राजवंश जो है इसका क्षेत्र वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है। इसकी राजधानी जो थी महिष्मति थी और पूरा लेख और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों का सबसे पहला निर्माण कलचुरी के शासन के दौरान ही किया गया था। तो महिष्मति की कलचुरी
ये है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब यहां कल्चुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिक वर्णन कहां किया गया है, यह प्रश्न है। अब यहां देखिए, आप देखेंगे तो कुवलयमाला कथा, कुवलयमाला कथा है, हम इसके विषय में बता दिए थे। वर्ण रत्नाकर एक व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण भी इसी तरह का ग्रंथ है। यहां पर एक ग्रंथ मिलता है आपको राउलवेल। कौन सा ग्रंथ मिलता है? राउलवेल एक ग्रंथ मिलता है, राउलवेल। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। तो राउलवेल की बात करें, राउलवेल, राउलवेल का मतलब होता है, राउलवेल का क्या मतलब होता है? अगर कोई सही जवाब दे दे तो उसको मैं एक कॉफी पिलाऊंगा तुरंत। चलिए फटाफट बता दे। हाँ ठीक है, एकदम सही माना है। आप लोग बता दीजिए राउलवेल का अर्थ क्या होता है? राउलवेल का मतलब होता है राजकुल का, राजकुल का विलास। राउलवेल का मतलब क्या होता है? राजकुल का विलास। एक शिलांकित कृति है जिन शिलाओं पर यह लिखी गई है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धार जिले से प्राप्त हुई है। मालवा, धार के शिलाओं पर प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्र भी पूछ सकता है कि यह रचना कहां प्राप्त हुई है। तो मैंने अभी आपसे बताया था कलचुरी राजवंश के विषय में, उसकी राजधानी के विषय में, उसके क्षेत्र के विषय में। और तो राजकुल जो विलास है यह मालवी, मालवा धार के शिलाओं पर मिलता है। और यह वर्तमान में कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा यह भी पूछा गया है, वर्तमान में कहां है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में यह ग्रंथ है। ठीक है, संग्रहालय ग्रंथ क्या है? मतलब शिलाकृतियां हैं, संग्रहालय में है। अब ये जो बता देगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय हैं ये कहां पर हैं? गुरु अगर कोई बता दिया तो उसको मैगी भी खिलाएंगे, काफी तो पिलाएंगे, मैगी भी खिलाएंगे। फटाफट बताइए। एकदम सही बात है। तो भरत श्वेता जी ने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आपको मैगी भेज दे रहे हैं। चलिए बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, बधाई हो आपको। चलिए हम लोग जहां पर थे वहीं पर पुनः पहुंच चलते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अंधेरे में। आपको बताना है, आपको बताना है कि अंधेरे में जो कविता है इसका पहले नाम क्या था, इसका प्रथम नाम क्या था? अगर ये कोई बता देगा तो उसको एक रसगुल्ला घर में भिजवा देंगे। अरे मैगी नहीं खाती हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ दूसरा वाला ऑफर देखते हैं आपके लिए। ये वाला सही जवाब दीजिए कि अंधेरे में कविता किस का पहला नाम क्या था? अगर इसका पहला नाम कोई बता देगा तो उसको मैं कोई और भाई मिठाई खिला दूंगा, चलिए मिठाई खिला दूंगा। चलिए अंधेरे में कविता की बात करें तो अंधेरे में कविता की बात करें तो कविता बहुत ही चर्चित हुई है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार, कोई एक भीत पर आती हुई पास से गहन रहस्य में अंधकार ध्वनिता, अस्तित्व जानता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन? कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वप्नमयी मुख बन जाता है, दीवाल पर नुकीली नाक और भव्य लटाट,
कोई अजनबी अनपहचानी आकृति। तो इसका बताना है कि अंधेरे में का पुराना नाम क्या था? कोई नहीं बताएगा? कोई तो प्रयास करो। मैं थोड़ा-सा ट्रिक दे रहा हूं, द्वीप। द्वीप जो है, इसके जो पहली बार जब ये कविता प्रकाशित हुई थी, तो उस कविता में द्वीप भी लगा हुआ था उसके नाम में। ठीक है? चलो। आशंका के दीप अंधेरे में। कोई नहीं बता पाया? आशंका के द्वीप अंधेरे में। दरअसल साथियों, पहले इसका जो नाम था वो ये था, आशंका के द्वीप अंधेरे में। ये 40 पृष्ठों की कविता है और किस संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो यह किस में संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें ये संकलित है। ठीक है, और बाद में ये अंधेरे में के नाम से कविता आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए क्या है? चलिए फटाफट बताइए। दरअसल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ब्रह्मरंध्र है। ठीक है, ब्रह्मरंध्र क्या है? चलिए मैं आपको आज बता देता हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ब्रह्मरंध्र को न जानते हो। ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी खोपड़ी है, और आपकी खोपड़ी जो है, यह मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है, यानी कि ये वाला भाग। मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है, मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है, उसी इसी भाग में क्या होता है आपका? इसी भाग में एक छिद्र या एक रंध्र होता है। ठीक है, सुषुम्ना, इंगला और पिंगला, यहां पर तीन नाड़ियां आपस में आके मिलती हैं। ठीक है, तीन नाड़ियां, ये तीन नाड़ियां हैं। ये तीनों नाड़ियां जहां आके मिल जाती हैं, उसी को साथियों क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ठीक है, तो ये आपके मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है, इसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। और यहां पर तीन नाड़ियां आकर मिल जाती हैं, इड़ा, सुषुम्ना, ठीक है, और पिंगला। जहां ये तीनों मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और माना जाता है कि पुण्यात्मा जो लोग हैं, इनके प्राण इसी रंध्र को भेद कर ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ब्रह्मरंध्र है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुंडलिनी जागरण की जब बात की जाती है, कुंडलिनी जागरण की जब बात की जाती है, तो अब इसी ब्रह्म रंध्र की बात की जाती है। और कुंडलिनी जो जागरण होता है, इसमें कितने चक्र होते हैं? कुंडलिनी जागरण जो होता है, इसमें कितने चक्र होते हैं? तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरी ड्राफ्टिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मजाक मत बनाइएगा साथियों। तो मैं आपको ये, ठीक है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला भाग यहां, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? सहस्रार चक्र है। क्या है? सहस्रार चक्र है। आपने कभी शक्तिमान देखा होगा, तो ये सारे चक्र आपने देखे होंगे। सहस्रार चक्र हो गया, सहस्रार चक्र।
सहस्रार चक्र, ये पहला चक्र हो गया। तो जब भी किल्विस शक्तिमान को हरा देता था तो उसको क्या करते थे, वो जागृत करते थे। ठीक है, इसके थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे तो ये एकदम यहां पर एक चक्र होता है जिसे क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहां आप गर्दन के नीचे जब आते हैं, जब यहां आप गर्दन के नीचे आते हैं, यानी कि जहां आपका लगभग कंठ है, इसको हम विशुद्ध चक्र के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, विशुद्ध चक्र के नाम से जानते हैं। और जैसे गले से नीचे थोड़ा सा छाती के पास में आते हैं, यहां पर लगभग, तो इसको क्या कहते हैं, अनहत चक्र कहते हैं। अनहत चक्र, आप कबीर की कविताओं में अनहद नाद सुनते हैं। आपने कई बार इनकी कविताओं में सुना होगा अनहद नाद। तो अनहद नाद कहां से निकलता है, इस अनहद चक्र से निकलता है। अनहद चक्र जिसे कहते हैं। और आपकी जो नाभि है, नाभि जो है लगभग यहां पर है, और इस नाभि पर क्या होता है, मणिपूरक चक्र होता है। क्या होता है, मणिपूरक चक्र होता है। और नाभि के थोड़ा सा नीचे जैसे आप बनेंगे तो इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। क्या कहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र के नीचे, सबसे नीचे जो होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र कहते हैं। और व्यक्ति क्या करता है कि इन सभी चक्रों को जगाता है। ठीक है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, वो क्या करता है, इन सभी चक्रों को जगाता है। सबसे पहले वो किसको जगाता है, मूलाधार को, फिर स्वाधिष्ठान को, फिर मणिपूरक को, फिर अनहत चक्र को, फिर विशुद्ध चक्र को, फिर आज्ञा चक्र को, और सबसे अंत में वो सहस्रार चक्र को जगाता है। यानी कि इसे इसे ही यहां पर जब तीनों प्रकार की जो नशे हैं वो आके जुड़ जाती हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जहां जाके मिल जाती हैं और यही ब्रह्मरंध्र खुलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं वो इसी मार्ग से जाते हैं, उनकी जो आत्मा है वो इसी मार्ग से होती हुई और ईश्वर में जाके मिल जाती है। यानी से आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। आप तो ऐसा चीज पूछ रहे हैं कि जैसे मजा ले रहे हैं हमारा। कहा गुरु, पूछ रहे सर एग्जाम होगा। ये तो एकदम सत्य है कि होगा। आप ये पूछते कि कब होगा, तब तो थोड़ा ठीक था। आप पूछ रहे होगा। मजा ले रहे हैं गुरु। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर है 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों यहां पर राइट आंसर है। फटाफट बताइए। अलंकार के माध्यम से जिसकी शोभा बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, अलंकार्य कहते हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा, अलंकार और अलंकार्य में कोई बात नहीं, मैं मजे ले रहा था। पेपर होगा, घबराइए नहीं, पेपर होगा। आयोग का गठन हो चुका है, सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। अध्यक्ष किसी एक को उसी में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इशारा कर दिया गया है कि भाई आप पुरानी भर्तियों पे काम करिए। तो लगभग 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर एग्जाम डेट मिल जाएगी, इस तरह से मुझे सूचना मिली है। मतलब चुनाव के बाद तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बीच में ही एग्जाम डेट मिल जाएगी। आप एकदम परेशान मत होइए, और जुलाई को टारगेट करके आप सब एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार्य किससे कहा है। मान लीजिए यहां पर एक कोई ये युवती है। क्या है, ये युवती है। युवती की ये आंखें हो गई। ठीक है, सुंदर आंखें हैं।
अब इसने क्या किया, इस युवती ने खूब सारा जो है इस पे फाउंडेशन लगा लिया। क्या लगा लिया? फाउंडेशन। ठीक है, उसने फाउंडेशन लिया और ये कि मैं खूब गोरी दिखूं, इसने खूब सारा फाउंडेशन लगा लिया। ये किसी भी व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, ये आपको चीजें याद रहें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसने क्या कर लिया, इस तरह से फेस पैक लगा लिया कि मैं थोड़ा सा गोरी दिखने लगूं। ठीक है, इसने क्या किया, एक जो है कुंडल पहन लिया, कानों में क्या पहन लिया, कुंडल, यहां से कुंडल पहन लिया और यहां पर भी एक कुंडल पहन लिया। ठीक है, अब ये सुंदर कम राक्षसी ज्यादा लग रही है, क्षमा करिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसने जो भी चीजें पहनी हैं और जो भी इसने आभूषण इत्यादि लगाए हैं, जिसने इसने जो भी सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि लगाए हैं, वो सब क्या है, वो सब क्या है साथियों, ये सब इसके अलंकार हैं। ये क्या है, अलंकार हैं। ये क्या है, अलंकार हैं। अब इस अलंकार की वजह से, इस अलंकार की वजह से इस संपूर्ण युवती का क्या हो रहा है, व्यक्तित्व निखर रहा है। तो इस संपूर्ण युवती को क्या कहेंगे, अलंकार्य कहेंगे। इस संपूर्ण युवती को क्या कहेंगे, अलंकार्य कहेंगे। ठीक है, कंफर्म में हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए, बस मेरी एक ही चीज अच्छी नहीं है, वो ये मैं आर्ट बहुत अच्छा नहीं बना पाता, तो बाकी इसको एडजस्ट किया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साथियों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पूछा गया कि किस आचार्य ने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब हैं, कालाक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा, कुवलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल और कीर्तिलता। वाह क्या प्रश्न है, चलिए बताइए। कुवलय माला की बात करें तो अभी कुवलय माला की बात हम लोगों ने किया था। कुवलय माला जो कथा है 778 जैन मुनि उद्योतन सूर्य की रचना है। तो कुवलय माला 778, 778 उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 12वीं शती का उत्तरार्ध हो गया। राउलवेल की चर्चा अभी हम लोगों ने किया था। तो राउलवेल जो है 10वीं शताब्दी, राउलवेल 10वीं शताब्दी की कथा है। ठीक है, राउलवेल 10वीं शताब्दी की कथा है। और कीर्तिलता क्या होगा, कीर्तिलता किसकी रचना है, तो ये 14वीं शताब्दी की रचना है। किसकी है, 14वीं शताब्दी की। चलिए, इन रचनाओं की डेट आपको आज याद करा देता हूं कि कभी भी गलत नहीं होगा। आपको डेट कैसे याद रखनी है, देखिए हम बात करेंगे कुबलय माला की। किसकी बात करेंगे, कुबलय माला की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एक लड़की जाती है, ठीक है, एक लड़की जाती है एक लड़के के साथ में मार्केट में, क्या करती है, कहती मुझे ये माला खरीदनी है। क्या करनी, कुबलय माला, मतलब एक नीले कमलनी की माला खरीदनी। कहते ठीक है खरीद लो, मैं खरीद देता हूं तुमको। तो माला खरीदने के लिए जाती है। तो लड़का क्या करता है, जैसे खरीदता रहता है, उसके घर वाले उधर से आते रहते हैं। तो एकदम से शौक हो जाता है कि कहीं कोई मुझे देख न ले। तो क्या कहता है, ऐसे वो 2 बार कहता है, क्या कहते हैं, चुप चुप बगल हो जाओ, कहीं मुझे कोई देख न ले। तो वो क्या होता है, सौ करता है, यानी कि 2 बार उसको चुप कराता है कि चुप रहो मेरे घर वाले आने वाले हैं। और बाद में वो 8 गुरियों वाली, कितना होता है, जैसे माला में कितना गुरिया होती है, 108 गुरिया होती है। ठीक है, 108 मन का होता है। तो 8 मन का है और 2 बार वो क्या कहता है, साइलेंट साइलेंट ऐसे करता है। तो यानी स और 8, स का मतलब 7 7 और 8 यानी कि 778। क्या याद रहेगा, कथा अच्छी थी, बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण की। उक्त व्यक्ति प्रकरण की, देखिए जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान कब बनती है, यानी कि कोई बच्चा है जिसकी उम्र क्या है, 5 साल है। 5 साल में वो पढ़ना शुरू करता है और जब वो 12 साल का हो जाता है, जब वो 12 साल का हो जाता है तो यानी वो लगभग 7वीं कक्षा में पहुंच जाता है। तो 12वीं साल में जब व्यक्ति पहुंचता है, तब क्या होता है, उसके व्यक्तित्व के निखार शुरू होते हैं, व्यक्तित्व आने लगता है। ठीक है, अब राहुल वेल, देखिए राहुल, राहुल का मतलब हम राहुल समझेंगे। ठीक है, राहुल का मतलब जो है हम राहुल गांधी से नहीं समझेंगे। ठीक है,
हम राहुल का मतलब राहुल समझेंगे। तो राहुल नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, जैसे कक्षा 10 पास हो। कैसे बात करते हैं, जैसे कक्षा 10 पास हो। ठीक है, ये मजाक है, सीरियस मत लीजिएगा, सीरियस भी लेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि राहुल नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे बात करते हैं, 10 छाप मतलब 10वीं पास हुए, जैसे जो बच्चा 10वीं पास होता है उस तरह से बात करते हैं। तो याद हो जाएगा कि ये 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है राउलवेल। ठीक है, याद रहेगा। कीर्तिलता, कीर्तिलता ध्यान रखिएगा कि जो उम्र होती है 14 साल की, 14 साल की उम्र जो होती है, इसमें व्यक्ति को क्या लगता है कि उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाए। लड़का है तो उसको लगता है कि मैं बहुत हैंडसम हूं, बार बार शीशे में खुद को देखना, सजना संवरना। लड़की है तो उसको लगता है कि मेरी आंखें बहुत अच्छी, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, और हर एक चीज बड़ा ध्यान रखती है। तो 14 साल की उम्र जो है वो बहुत वो होती है। तो वो अब कीर्ति को लेकर बहुत ज्यादा मतलब चतुराई ध्यान में उसकी आने लगती है। तो कीर्ति की जो समय है वो 14वीं शताब्दी है, क्योंकि विद्यापति का भी समय 14वीं शताब्दी है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछेंगे आपसे प्रश्न, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। चलिए फटाफट बताइए, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है और जयशंकर प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो उनके यहां क्या मिलता है, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। किसका उत्कर्ष मिलता है, अभिव्यंजना इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, यह प्रश्न बहुत विवादित है और यह कई बार पूछा भी गया परीक्षा में। ठीक है, शून्य का क्या तात्पर्य, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था। शून्य समाधि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शून्य समाधि की बात करते हैं। शून्य समाधि जो है, शून्य समाधि जो है यह किस शैली में लिखा गया। तो शून्य समाधि की जो शैली थी वो किस शैली थी, उसको हम उलट बांसी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उलट बांसी कहते हैं। ठीक है, और यह शून्य समाधि है क्या, शून्य समाधि है क्या, यह भी हमको याद रखना होगा। चलिए शून्य समाधि की बात करें, भीतर रहस्य न हो, भीतर विस्मय न हो, तो बाहर रहस्य के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। जो भीतर विस्मय है वही बाहर रहस्य है। जिसके प्राणों में रहस्य की जितनी प्रतिछवि अंकित होती है वह उतना ही परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। ठीक है, भीतर रहस्य नहीं होता और भीतर विस्मय ना हो तो बाहर रहस्य के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होती है। जो भीतर विस्मय है वही बाहर रहस्य है। जिसके प्राणों में रहस्य की जितनी छवि अंकित होती है उतना ही वह परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एक शून्य समाधि है। और शून्य समाधि का जो संबंध है वो आदिकाल से है। और आदिकाल में शून्य समाधि कहां मिलती है, किसके यहां मिलती है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए, शून्य समाधि कहां देखने के लिए मिलती है। तो शून्य समाधि जो मिलती है हमें साथियों, यह मिलती है सिद्धों के यहां। किसके यहां मिलती है, सिद्धों के यहां यह शून्य समाधि देखने के लिए मिलती है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन हमें बात करना है शून्य समाधि जो सिद्धों के यहां है वह क्या है। चलिए, दरअसल क्या होता है, तीव्रता के क्षण में सब शून्य हो जाता है, सब मौन हो जाता है। ठीक है, और इसके भीतर का जो भाव होता है वो नहीं रह जाता है, शून्य होना। अब आपको एक और आज मैं प्रश्न दे रहा हूं, यह सही उत्तर आपको देना है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, शून्य की खोज किसने की, तो आप तो ये जानते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन जो दशमलव है, दशमलव